हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 18 क्लास 8 पॉल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर। और इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे एयर पॉल्यूशन, डेफिनेशन, एयर पॉल्यूटेंट्स, इफेक्ट ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, स्मॉग, एसिड रेन, ओजोन डिप्लीशन, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्लोबल वार्मिंग और एक केस स्टडी ताजमहल की जो कि रिलेटेड है पॉल्यूशन से। इसके अलावा कंट्रोल ऑफ एयर एंड वाटर पॉल्यूशन, वन महोत्सव। तो शुरुआत करते हैं आज का टॉपिक कि पॉल्यूशन क्या है। तो पॉल्यूशन को डिफाइन हम इस तरह से कर सकते हैं कि एनी टाइप ऑफ अनडिजायरेबल चेंजेस। किस तरह के चेंजेस? अनडिजायरेबल, कि ऐसे चेंजेस जो हम नहीं चाहते हैं। लाइक वो फिजिकल हो सकते हैं, केमिकल या फिर बायोलॉजिकल। किस में? एयर में, लैंड, वाटर एंड सॉइल। और इस तरह के चेंजेस को, अनडिजायरेबल चेंजेस को कहा जाता है पॉल्यूशन। अगर हमें डिफाइन करना है एयर पॉल्यूशन तो हम कह सकते हैं कि एनी टाइप ऑफ अनडिजायरेबल चेंजेस इन एयर, इट इज़ कॉल्ड एयर पॉल्यूशन। अगर वाटर पॉल्यूशन डिफाइन करना है तो एनी टाइप ऑफ अनडिजायरेबल चेंजेस लाइक फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल इन वाटर, इट इज़ कॉल्ड वाटर पॉल्यूशन। तो पॉल्यूशन को प्रिवेंट करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक लॉ पास किया था इन 1986 और इस लॉ को कहा जाता है एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। और ये क्या करता है? ये प्रोटेक्ट करता है, साथ में इम्प्रूव करता है, प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ आवर एनवायरनमेंट। चाहे वो एयर हो सकता है, वाटर एंड सॉइल। आपने देखा होगा कि बहुत सारी जो वाटर बॉडीज हैं या फिर एयर है अननेसेसरी ये होती हैं पॉल्यूट, ये तो होती है एयर के थ्रू, और यहाँ पर होती है वाटर पॉल्यूशन। तो इसे प्रिवेंट करने के लिए हमने लागू किया था इन 1986 एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। एयर पॉल्यूशन, तो स्टूडेंट्स एयर हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि एयर में होती है 21% ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन क्या है? यह है एक लाइफ गैस, कि हमारा जीवन अगर है अर्थ पर तो किसकी वजह से है? ऑक्सीजन पर है। और हम बिना फूड तो कुछ दिन सरवाइव कर सकते हैं, लेकिन विदाउट ऑक्सीजन, विदाउट लाइफ गैस हमारी एग्जिस्टेंस अर्थ पर पॉसिबल ही नहीं है। तो एयर ये कंसिस्ट होती है अबाउट 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन और रिमेनिंग गैसेज होती हैं CO2 मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड, ऑर्गन, मीथेन, ओजोन एंड वाटर वेपर। डेफिनेशन ऑफ एयर पॉल्यूशन, एनी टाइप ऑफ अनडिजायरेबल चेंजेस इन एयर, इट इज़ कॉल्ड एयर पॉल्यूशन। और अब बारी आती है पॉल्यूटेंट्स कि एयर को कौन कौन से सब्सटेंसेस पॉल्यूट करते हैं। तो द सब्सटेंसेस विच कंटामिनेट द एयर आर कॉल्ड एयर पॉल्यूटेंट्स। तो कौन कौन से सब्सटेंसेस एयर को पॉल्यूट करते हैं? लाइक बर्निंग ऑफ वुड, लकड़ी को जलाना, या फिर बर्निंग ऑफ डंग केक, फॉरेस्ट फायर, जंगल में कभी कभी आग लग जाती है, या फिर वोल्केनिक इरेप्शंस, फैक्ट्रीज, पावर प्लांट्स। ये पावर प्लांट्स होते हैं जो जनरेट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी और ये भी काफ़ी संख्या में प्रोड्यूस करते हैं हार्मफुल गैसेस। और हमारे सराउंडिंग्स में पॉल्यूशन कोज होता है व्हीकल्स एग्जॉस्ट द्वारा, कि 2 व्हीलर और 4 व्हीलर या फिर इससे बड़े व्हीकल्स ये प्रोड्यूस करते हैं हार्मफुल गैसेस और जो कोज करती है हार्मफुल इफेक्ट ऑन आवर हेल्थ। एयर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन में जो सब्सटेंसेस हैं, हार्मफुल सब्सटेंसेस, ये होते हैं कुछ स्मॉल साइज़ के, छोटे छोटे से साइज़ के। तो होता क्या है कि ये पार्टिकल्स जितने ज़्यादा छोटे होते हैं, स्मॉल साइज़, ये उतने ही ज़्यादा हमें हार्म करते हैं। तो स्मॉल साइज़ पार्टिकल्स लेस देन PM2.5
यहाँ पर PM का मीनिंग होता है पार्टिकुलेट मैटर, और 2.5 से कम साइज के पार्टिकुलेट मैटर ये कॉज करते हैं प्रॉब्लम इन ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेटरी सिम्टम्स, इरिटेशन, इन्फ्लेमेशन ऑफ लंग्स एंड ऑल्सो डैमेज टू दी लंग्स, और कभी कभी ये कॉज कर सकते हैं प्रीमेच्योर डेथ। ये एनिमल्स को ही नहीं, इवन प्लांट्स को भी हार्म करते हैं। दे रिड्यूस प्लांट ग्रोथ, और जब प्लांट्स की ग्रोथ रिड्यूस होती है तो मान के चलिए कि प्लांट और क्रॉप की यील्ड भी हार्मफुल इफेक्ट शो करती है, मीन्स यील्ड का प्रोडक्शन भी कम होता है, और छोटे प्लांट्स ये शो करते हैं प्रीमेच्योर डेथ। हार्मफुल गैसेज में एक गैस होती है सल्फर डाइऑक्साइड, और ये सल्फर डाइऑक्साइड ये रिलीज किससे होती है? कंबशन ऑफ फ्यूल मीन्स पेट्रोल एंड डीजल, इसके अलावा कोल इन पावर प्लांट्स, कोयला जो यूज होता है पावर प्लांट्स में, और व्हीकल्स ये रिलीज करते हैं सल्फर डाइऑक्साइड गैस। सल्फर डाइऑक्साइड ये कॉज करती है रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स इंक्लूडिंग परमानेंट लंग डैमेज, की लंग्स को भी परमानेंटली डैमेज कर सकती है। कार्बन मोनोऑक्साइड एंड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, तो लर्नर्स आपने न्यूज़पेपर में सुना होगा कि सर्दियों के दिनों में स्पेशली विंटर सीजन में होता क्या है कि कुछ लोग सोते तो हैं रूम के अंदर, लेकिन जब वो सुबह जागते हैं तो उस रूम में सोने वाले हर व्यक्ति की हो जाती है डेथ, और इसका रीज़न यह है कि वो यूज़ करते हैं कोल। तो रात में वो कोल जला के सोते हैं, और वो कोल किस में जलाते हैं? कुछ सिगड़ी टाइप बनाते हैं। तो इसमें होता क्या है कि एक बकेट होती है, इसमें फिल करते हैं बहुत सारा कोयला मीन्स कोल, और जब इसे बर्न करते हैं तो ये प्रोवाइड कराता है हीट। तो यहाँ तक तो ये कॉन्सेप्ट ठीक है कि ये हीट प्रोवाइड कराते हैं जिससे रात को सर्दी का एहसास कम होता है, लेकिन ये रिलीज करता है कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। तो इसका एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है कि जो हम ऑक्सीजन जो लेते हैं, ये वाली ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन पहुंचती है कहाँ पर? थ्रू रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट हमारे लंग्स में, और लंग्स से ये एब्जॉर्ब होके हमारी बॉडी में सप्लाई होती है। सप्लाई किसके थ्रू होती है? तो जो ऑक्सीजन गैस है ये बाइंड होती है हीमोग्लोबिन पिगमेंट के साथ, और हीमोग्लोबिन पिगमेंट ये वो पिगमेंट है जो हमारे ब्लड को मीन्स RBC को प्रोवाइड कराता है रेड कलर, मीन्स हमारा जो ब्लड है उसका लाल रंग वो किसकी वजह से है? हीमोग्लोबिन की वजह से है। तो ये हीमोग्लोबिन सप्लाई करता है ऑक्सीजन को। यहाँ तक तो ठीक है कि बॉडी में ऑक्सीजन सप्लाई होती है विद द हेल्प ऑफ हीमोग्लोबिन। अब होता क्या है कि ऑक्सीजन और CO ये दोनों बाइंड हो सकती हैं हीमोग्लोबिन के साथ। तो अगर क्या हो कि हीमोग्लोबिन ये बाइंड हो जाती है कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ, तो होगा क्या कि जो हीमोग्लोबिन है इसकी साइट कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ जुड़ने से ये हो गई ब्लॉक। तो अब इसके बाद में इसके साथ ऑक्सीजन ऐड नहीं हो पाती है, और ऑक्सीजन जब ऐड नहीं होगी तो क्या ये ऑक्सीजन की सप्लाई कर पाएगी? तो आंसर होगा नहीं, क्योंकि ऑक्सीजन की साइट को किसने ब्लॉक कर दिया? कार्बन मोनोऑक्साइड गैस ने। और जब ऑक्सीजन की सप्लाई बंद होगी तो किसी भी पर्सन की हो सकती है डेथ। तो इसीलिए हमें रात के समय कोल ये रूम में जलाकर बर्न करके कभी भी नहीं सोना चाहिए। और कार्बन मोनोऑक्साइड ये होती है एक पॉइजनस गैस, और ये रिड्यूस करती है ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी इन आवर ब्लड। द नेक्स्ट टॉपिक इज स्मॉग। स्मॉग ये बना हुआ है 2 वर्ड से। कौन कौन से? स्मॉग प्लस फॉग। तो स्मॉग तो हम जानते हैं कि स्मॉग में होती हैं हार्मफुल गैसेज, और फॉग होता है एक थिक लेयर
इन एटमॉस्फेयर ड्यूरिंग विंटर। तो आपने देखा होगा कि सर्दियों के दिनों में चारों तरफ जम जाता है फॉग, जिसे हम कहते हैं धुंध, और ये धुंध जमने पर विजिबिलिटी हो जाती है कम। स्मॉग प्लस फॉग ये दोनों आपस में जब बाइंड होते हैं, तो बाइंड होने पर एक साथ जब जुड़ते हैं तो फॉग कहाँ रहता है, हमारे सराउंडिंग्स में। और स्मॉग इसे होना तो ये चाहिए था कि रिलीज जब होता है सराउंडिंग्स में तो ये कहाँ चला जाता है, ऊपर की तरफ, मीन्स आसमान की तरफ चला जाता है। लेकिन फॉग होने की वजह से जो हार्मफुल गैसेज हैं ये हो जाती हैं ट्रैप इन फॉग, और ये हमारे सराउंडिंग्स में ही प्रेजेंट होती हैं। तो होता क्या है कि इस वजह से ये जो हार्मफुल गैसेज हैं ये बार बार एंटर करती है हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में। तो जब रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट मतलब हमारे सांस लेने के सिस्टम मीन्स लंग्स में एंटर करती है, तो ये हमें कॉज कर सकती हैं कुछ डिफ़िकल्टीज़, और वो हो सकती हैं अस्थमा, कफ एंड वीजिंग इन चिल्ड्रन। वीजिंग होता है कि जब बच्चे या बड़े रात को सोते हैं तो सांस लेते वक्त उनसे आती है आवाज़, साउंड प्रोड्यूस होती है ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, और इसे कहा जाता है वीजिंग। तो वीजिंग हम कह सकते हैं कि ये इनिशियल सिम्टम है किसका, अस्थमा का। तो हमें जब स्मॉग हो तो घर से बाहर कम से कम बाहर निकलना चाहिए। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज ओजोन डिप्लीशन, ओजोन का घटना या टूटना या कम होना। ओजोन ये प्रेजेंट होती है हमारे एटमॉस्फेयर की स्ट्रेटोस्फीयर लेयर में। कौन सी लेयर, स्ट्रेटोस्फीयर। तो हमारी जो अर्थ है इसके बाहर कुछ लेयर होती हैं, जैसे ट्रोपोस्फीयर जिसमें हम सरवाइव करते हैं, इससे ऊपर की एक लेयर और होती है जिसे कहा जाता है स्ट्रेटोस्फीयर, और इस स्ट्रेटोस्फीयर में होती है ओजोन। और ये ओजोन लेयर ये क्या करती है, ये हमें प्रिवेंट करती है हार्मफुल रेडिएशंस। और वो हार्मफुल रेडिएशंस कौन सी हो सकती है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस की। बहुत सारी अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस इसे ट्रैप कर लिया जाता है ओजोन लेयर में, मीन्स यहीं पर ये क्या हो जाएगी, ट्रैप। और ट्रैप होने से ये अर्थ तक नहीं पहुंच पाती है, और जब ये अर्थ तक नहीं पहुंच पाती इट मीन्स हम अर्थ पर सेफ रहते हैं। तो अब दिक्कत क्या है कि ओजोन टूटती क्यों है, इसका रीज़न है कि हम यूज़ करते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन, एक केमिकल है CFC, और गैस फॉर्म में इसे कहते हैं फ्रीऑन गैस, और इसका यूज़ करते हैं हम रेफ्रिजरेटर मीन्स हमारे घरों में जो फ्रीज है उसमें भरी हुई होती है, एयर कंडीशनर, AC और एरोसोल स्प्रे में। तो CFC ये क्या करता है, ओजोन का फॉर्मूला होता है O3। तो जब इस पर CFC अटैक करता है O3 पर CFC, तो ये O3 को कर देता है ब्रेक, और ये टूट जाती है O2 प्लस ऑक्सीजन में। तो ब्रेक होने पर ओजोन का क्या हो गया, लॉस, और ओजोन का लॉस ये कहलाता है ओजोन डिप्लीशन। तो ओजोन लेयर ये हमें प्रिवेंट करती है, प्रोटेक्ट करती है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से। तो यहाँ पर एक डायग्राम दिया हुआ है अर्थ का, और ये शो करता है कि ओजोन होल ये ऑब्जर्व किया गया है अंटार्कटिका रीजन में, और यहाँ पर ओजोन होल बनता है, साथ में ओजोन लेयर यहाँ पर होती है सबसे थिन। तो अगर फ्यूचर में ये ओजोन होल बड़ा बनता है तो ये हार्म कर सकता है वहाँ के रेजिडेंट एनिमल्स एंड प्लांट्स के लिए। तो इसे प्रिवेंट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसका सिंपल सा आंसर है वी शुड मिनिमाइज द यूज ऑफ CFC, कि CFC का यूज हमें कम से कम करना है। केस स्टडी द ताजमहल। तो ताजमहल वैसे भी भारत ही नहीं पूरे वर्ल्ड में अपनी ब्यूटी के लिए, सुंदरता के लिए बहुत प्रसिद्ध है।
तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ताजमहल की दो पिक्चर है, एक तो है ये 1 और सेकंड है ये। तो होता क्या है कि पहले ये था वाइट कलर का, लेकिन अब जो वाइट कलर है ये हल्का सा हो चुका है डल। तो इसका रीज़न है एसिड रेन, कि एसिड रेन ये फॉल होती है और फॉल होने पर जो मार्बल है, ताजमहल ये किसका बना हुआ है? मार्बल का। मार्बल के साथ एसिड रेन जब ये करती है रिएक्ट तो प्रोड्यूस होती है CO2 गैस, और CO2 गैस रिलीज होने के साथ साथ ये कलर को करता है डल। ताजमहल इट इज़ लोकेटेड इन आगरा, और आगरा में है बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ लाइक रबड़, लेदर इंडस्ट्रीज़, और साथ में ऑयल रिफाइनरी ये है मथुरा में। और ये तीनों ही इंडस्ट्रीज़ ये रिलीज़ करती है हार्मफुल केमिकल्स। कौन कौन से? सल्फ़र डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो सल्फ़र डाइऑक्साइड SO2 प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये दोनों गैसेस रिएक्ट करती हैं किसके साथ? वाटर के साथ। और जब ये वाटर के साथ रिएक्ट करती हैं तो ये बनाती हैं एसिड। और एसिड कौन सा? सल्फ्यूरिक एसिड प्लस नाइट्रिक एसिड। और ये दोनों ही एसिड बनते हैं कहाँ पर? एयर में। और एयर में बनने पर ये फॉल होते हैं विद रेन, बरसात के साथ। और जब ये बरसात के साथ फॉल होते हैं तो ये हार्म करते हैं हमारी नेचुरल ब्यूटी ताजमहल को। ताजमहल ही नहीं, हम हमारे बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स को भी प्रिवेंट कर सकते हैं बाय यूजिंग ऑफ CNG और LPG फ्यूल। कि हमारे पास में जो इंडस्ट्रीज़ हैं या व्हीकल्स हैं दे शुड रन ऑन CNG, LPG और सोलर एनर्जी। तो इससे होगा क्या कि जो हार्मफुल गैसेज हैं वो रिलीज़ नहीं होती हैं, और रिलीज़ नहीं होने पर एसिड रेन भी नहीं होगा। द नेक्स्ट टॉपिक इज़ ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो लर्नर्स एक कॉन्सेप्ट है ग्रीन हाउस मीन्स हरा घर। तो होता क्या है कि जो लोग पोलर एरियाज में रहते हैं, कि मान के चलिए कि ये है हमारे पास में एक अर्थ, और ये है इसका नॉर्थ पोल, और इस साइड है इसका साउथ पोल। तो होता क्या है कि यहाँ पर जो टेम्परेचर है ये कैसा होता है? बहुत ही लो टेम्परेचर होता है। और जब टेम्परेचर लो है तो क्या यहाँ पर प्लांट्स ग्रो हो सकते हैं? तो इसका आंसर होगा नो, कि यहाँ पर प्लांट्स ग्रो नहीं हो सकते। तो पोलर एरियाज में क्या किया जाता है कि प्लांट्स को करते हैं ग्रो, और ग्रो करने के लिए यहाँ पर बनाया जाता है ग्रीन हाउस। मीन्स यहाँ पर ये बना दिया हमने एक हाउस, और ये हाउस बना होता है ग्लास का। क्योंकि ये प्लांट्स को कवर करता है तो इसलिए इसका नाम दे दिया हमने ग्रीन हाउस। तो क्या ये प्लांट्स यहाँ पर ग्रो हो सकते हैं? तो होता क्या है कि सन रेडिएशंस बाहर से इस ग्लास के अंदर तो आती हैं, और अंदर आने के बाद में जो सन रेडिएशन है ये ट्रैप कर ली जाती है बाय CO2 गैस। और CO2 से जब ये ट्रैप की जाती है तो ये अंदर का जो टेम्परेचर है, इनर साइड टेम्परेचर, ये हो जाता है इंक्रीज। और टेम्परेचर इंक्रीज होने पर हम इजीली कल्टीवेट कर सकते हैं हमारी क्रॉप को। तो ये कॉन्सेप्ट है ग्रीन हाउस का। होता क्या है कि ये है हमारे पास में हमारी अर्थ, और ये है एनवायरनमेंट। तो सन से आती है हार्मफुल रेडिएशंस, और ये कहाँ फॉल होती है? हमारी अर्थ पर। तो अर्थ पर आने के बाद में इन्हें होना क्या चाहिए था? दे शुड रिफ्लेक्ट, अर्थ से वापस बाहर चली जानी चाहिए थी, लेकिन ये बाहर नहीं जाती है, और इन्हें अर्थ के सरफेस पर ही ट्रैप कर लिया जाता है। और ट्रैप करने से होगा क्या कि मान के चलिए हमारे पास में सन रेडिएशंस, और सन रेडिएशंस इन्हें जब ट्रैप किया जाता है तो ये इंक्रीज करती हैं टेम्परेचर को, और टेम्परेचर को इंक्रीज करने पर ये कॉज करती हैं ग्लोबल
वार्मिंग। तो हम कह सकते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग इट इज़ ए रिजल्ट ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट। और अब सवाल आता है कि ग्रीन हाउस गैसेस कौन सी होती हैं। तो ग्रीन हाउस गैसेस जो सोलर रेडिएशंस को करती है ट्रैप, तो ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं CO2 मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन एंड डाइनाइट्रोजन ऑक्साइड। और ऐसा नहीं है कि ये ग्रीन हाउसेज हमेशा हमारे लिए हार्मफुल होती है या फिर हमारे लिए अच्छी नहीं होती है, ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर अर्थ पर लाइफ पॉसिबल है तो उसका सबसे बड़ा रीज़न है ग्रीन हाउस गैसेस। अगर हम कुछ देर के लिए सपोज हटा दें ग्रीन हाउस गैसेस, तो हमारी अर्थ का जो टेम्परेचर होगा वो होगा -18 डिग्री सेल्सियस, और विद ग्रीन हाउस गैसेस इसका टेम्परेचर होगा 15 डिग्री सेल्सियस। तो अगर ग्रीन हाउस गैसेस नहीं है तो टेम्परेचर कितना होगा अर्थ का? एवरेज टेम्परेचर -18 डिग्री। और क्या इस पर लाइफ पॉसिबल है? तो इसका आंसर होगा नो। लेकिन टेम्परेचर कितना है अर्थ का? एवरेज 15 डिग्री सेल्सियस। और ये किसकी वजह से है? ग्रीन हाउस की वजह से है। अब दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि पिछले कुछ समय से CO2 का कंसेंट्रेशन अर्थ में बढ़ गया है, और अर्थ में CO2 प्लस मीथेन, इसकी वजह से ये ज़्यादा ट्रैप करते हैं किसे? सोलर रेडिएशंस को। और सोलर रेडिएशंस को ट्रैप करने से अर्थ का टेम्परेचर ये कुछ बढ़ चुका है अबाउट 2 डिग्री सेल्सियस। और इतना टेम्परेचर बढ़ने से ये कॉज करता है ग्लोबल वार्मिंग। और ग्लोबल वार्मिंग में क्या होगा? फ्लड मीन्स बाढ़ आती है, एंड इट डिस्टर्ब रेनफॉल, बरसात कब होगी कितनी होगी ये इसे भी डिस्टर्ब करता है। साथ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इसके साथ कि ये मेल्टिंग ऑफ पोलर आइस कैप की, पोलर आइस कैप जो पोलर एरियाज में आइस जो है वो मेल्ट होती है, और मेल्ट होने से इंक्रीज होता है सी लेवल की, समुद्र का जो वाटर लेवल है वो इंक्रीज होता है, और ये फ्यूचर में बड़ी प्रॉब्लम कॉज कर सकता है। कंट्रोल ऑफ एयर पॉल्यूशन की, एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल कैसे किया जाए? तो इसका सिंपल सा सॉल्यूशन है नो पॉल्यूशन, कि हमें पॉल्यूशन नहीं करना है। आप देख सकते हैं कि कुछ छोटे छोटे प्यारे बच्चे आपकी तरह ये किसका यूज़ कर रहे हैं? ये यूज़ कर रहे हैं बाइसिकल मीन्स एक साइकिल का। तो हमें भी यूज़ करना है CNG और LPG बेस्ड व्हीकल्स इंस्टेड ऑफ कोल एंड पेट्रोलियम। सेकंड, हमें एक कैंपेन चलाना है बच्चों की तरफ से नो टू क्रैकर्स। तो स्टूडेंट्स, आप भी हमारे एनवायरनमेंट को बचाने में एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं। कंपोस्टिंग ऑफ ग्रीन एंड ड्राई लीव्स, हमें ग्रीन और ड्राई लीव्स इनका करना है डिकम्पोजिशन, और डिकम्पोजिशन करने पर हमें मिलता है मैन्योर, और हमें इन्हें बर्न नहीं करना है। यूज ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट, मैक्सिमम यूज़ करना है पब्लिक ट्रांसपोर्ट। आपने देखा होगा कि बहुत सारे अदर फॉरेन कंट्रीज़ में एक ही कार में बहुत सारे लोग मिनिमम 4 to 5 पैसेंजर होते हैं ऑनर के साथ साथ, लेकिन हमारे इंडिया में 1 मैन 1 कार इस तरह से चलाई जाती हैं, और ये भी बहुत बड़ा रीज़न है पॉल्यूशन को कॉज करने का। यूज ऑफ बाइसिकल, साइकिल का हमें यूज़ करना है। एंड एवरी 3rd जून वी सेलिब्रेटेड वर्ल्ड बाइसिकल डे, कि हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड बाइसिकल डे। प्लांटेशन को इंक्रीज कर सकते हैं कि जितने ज़्यादा प्लांट हम ग्रो करते हैं उतना ही एयर पॉल्यूशन रिड्यूस होता है। और वन महोत्सव, ये बहुत सारे विद्यालयों में सेलिब्रेट किया जाता है वन महोत्सव, और आपकी स्कूल में भी वन महोत्सव सेलिब्रेट किया जाता होगा।
और उस दिन स्कूल में किया जाता है प्लांटेशन, कि बहुत सारे बच्चे और टीचर्स मिलके बहुत सारे पौधे लगाते हैं और ये सेलिब्रेट किया जाता है 1 to 7 जुलाई। और हम इंडिया में इसे सेलिब्रेट करते हैं सिंस 1950 से हम इसे सेलिब्रेट करते आ रहे हैं। कंट्रोल ऑफ वाटर पॉल्यूशन, वन महोत्सव, गंगा एक्शन प्लान, एल्गल ब्लूम, प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर, पोर्टेबल वाटर एंड द यूज ऑफ 3R प्रिंसिपल। डियर स्टूडेंट्स, आप अपने विचार कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। इसी के साथ थैंक्स फॉर वाचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल बायोलॉजी एकेडमी। थैंक यू।